लेकिन मैं कहता हूं वक्फ के नाम पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों के मुंह में फेविकोल क्यों लग जाता है? क्यों इनका मुंह बंद हो जाता है? इस बार भारतीय जनता पार्टी को न चंदा मिलने जा रहा है, न भारतीय जनता पार्टी को दान मिलने जा रहा है, न चढ़ावा मिलने जा रहा है और न वोट मिलने जा रहा है। मैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, अयोध्या में जिस कथित चोरी पर तुम हिंदू आस्था पर खिलवाड़ कर रहे हो, वो चंद चुनिंदे लोगों ने वक्फ के नाम पर उस लैंड का वारा न्यारा किया है। एक भी बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बोली नहीं। ऐसी पावर स्ट्रगल की उन्हें कोई श्रद्धा और आस्था से परवाह नहीं है। खजाना देख करके अंधे हो गए हैं लोग, भरा गए हैं बिल्कुल। भारत की सनातन आस्था पर प्रहार करने की कितनी शरारतें हो रही हैं, किस प्रकार की बयानबाजी की जा रही है। याद करिए, जो कांग्रेस कहती थी कि राम हुए ही नहीं, जो कांग्रेस कहती थी कि कृष्ण हुए ही नहीं, अयोध्या में जो कांग्रेस, जो समाजवादी पार्टी बाबरी ढांचे का समर्थन करके उसके लिए घड़ियाली आंसू बहा रही थी, आज वही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गिरगिट की तरह कैसे रंग बदली है, अब आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति इन दिनों सिर्फ गर्म नहीं है, बल्कि धीरे धीरे अपना रंग भी बदल रही है। अगर आप सिर्फ नेताओं के बयान सुनेंगे तो लगेगा कि रोज की तरह आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, लेकिन अगर इन बयानों के पीछे छिपी रणनीति को समझेंगे तो तस्वीर बिल्कुल अलग दिखाई देती है। क्योंकि अब जो यूपी में हो रहा है वो सिर्फ खबरें नहीं हैं, वो संकेत हैं। संकेत इस बात के कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में नए समीकरण लिखे जा रहे हैं। एक तरफ समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों तक पहुंचने की कोशिश करती दिखाई दी, तो दूसरी तरफ दलित राजनीति को लेकर नई चर्चाएं तेज हो गई। उधर चंद्रशेखर आजाद ने अपना रास्ता अलग बताया, चिराग पासवान ने भी उत्तर प्रदेश में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर वैचारिक हमला तेज कर दिया। पहली नजर में ये सब अलग अलग घटनाएं लग सकती हैं, लेकिन राजनीति में अक्सर सबसे बड़ी कहानी कई छोटी खबरों को जोड़ने पर दिखाई देती है। तो आइए आज की राजनीति को खबरों से नहीं, रणनीति की नजर से समझते हैं। सबसे पहले बात समाजवादी पार्टी की। कानपुर में आयोजित ब्राह्मण सम्मेलन ने एक बार फिर उस सवाल को जिंदा कर दिया है, क्या समाजवादी पार्टी अपने पारंपरिक सामाजिक आधार से आगे बढ़कर नए वर्गों तक पहुंच बनाना चाहती है? ब्राह्मण चला अखिलेश के संग, ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक राजनीतिक संदेश था। संदेश उन मतदाताओं के लिए जो लंबे समय से सपा की प्राथमिक राजनीति का हिस्सा नहीं माने जाते। यहीं से दूसरी चर्चा भी शुरू होती है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बड़ी संख्या में दलित उम्मीदवार उतारने की रणनीति पर काम कर रही है। कुछ रिपोर्टों में लगभग 100 सीटों और कुछ सामान्य सीटों पर भी अनुसूचित जाति के उम्मीदवार उतारने की संभावना जताई गई है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने अभी तक इसकी कोई घोषणा नहीं की है। अगर ये रणनीति आगे बढ़ती है तो इसका मतलब सिर्फ उम्मीदवार बदलना नहीं होगा, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश देना होगा। यानी सपा सिर्फ अपना वोट बचाने की नहीं, अपना सामाजिक दायरा बढ़ाने की कोशिश कर रही है। लेकिन यही राजनीति और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जिस समय सपा एक सामाजिक समीकरण बनाने की कोशिश कर रही है, उसी समय चंद्रशेखर आजाद ने साफ कर दिया कि वो अपनी राजनीति किसी बड़े दल की छाया में नहीं करेंगे। उन्होंने सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की मंशा जताई और छोटे दलों के साथ नए मोर्चे की बात कही। इसका असर सिर्फ सीटों पर नहीं, राजनीतिक संदेश पर भी पड़ेगा, क्योंकि अब दलित राजनीति का मैदान पहले जैसा सीधा नहीं रह गया है। उधर चिराग पासवान ने भी उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी को सक्रिय करने का संकेत दिया। संख्या चाहे जितनी हो, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में छोटे दल भी कई बार बड़े समीकरणों को प्रभावित कर देते हैं। अब जरा दूसरी तरफ आइए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रतापगढ़ में थे। उन्होंने विपक्ष को घेरते हुए राम मंदिर और वक्फ जैसे मुद्दों पर सवाल उठाए। लेकिन मैं कहता हूं, वक्फ के नाम पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों के मुंह पे फेविकोल क्यों लग जाता है? क्यों इनका मुंह बंद हो जाता है? कैसे लोग हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर हिंदुओं के द्वारा दिए गए पैसे का दुरुपयोग
कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पर करते थे, तब आस्था आहत नहीं हो रही थी। जब ये इलीगल स्लॉटर हाउसेज चलाते थे, गौ माता की हत्या करवाते थे, गौ माता को तस्करों के हाथों में पिछवाते थे, तब क्या हिंदुओं की आस्था आहत नहीं हो रही थी? जब अयोध्या में राम भक्तों पर गोली और लाठी चलाते थे, क्या तब हिंदुओं की आस्था आहत नहीं हो रही थी? जब इनके द्वारा भगवान राम और भगवान कृष्ण को काल्पनिक कहा जा रहा था, तब क्या हिंदुओं की आस्था आहत नहीं हो रही थी? मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से, जब ये कावड़ यात्रा को प्रतिबंधित करते थे, क्या तब हिंदुओं की आस्था आहत नहीं हो रही थी? ये सिर्फ जवाबी हमला नहीं था, बल्कि अपने समर्थक आधार से संवाद बनाए रखने की कोशिश भी थी। यानी जहां विपक्ष सामाजिक समीकरणों की बात कर रहा है, वहीं भाजपा वैचारिक और राजनीतिक मुद्दों को बराबर केंद्र में रख रही है। उधर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर योगी सरकार पर तंज कसते हुए लिखा, नकल से नेतृत्व नहीं मिलता। यानी लड़ाई सिर्फ मंचों पर नहीं, नैरेटिव की भी है। और इसी नैरेटिव की लड़ाई का एक और चेहरा आज देखने को मिला, जब बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर समाजवादी पार्टी ने मानहानि का कानूनी नोटिस भेज दिया। इससे साफ है कि अब राजनीतिक टकराव सिर्फ रैलियों या प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित नहीं है। सोशल मीडिया भी इस लड़ाई का बड़ा मैदान बन चुका है। अगर आज की इन सभी घटनाओं को एक साथ रखकर देखें तो एक पैटर्न साफ दिखाई देता है। कोई नया सामाजिक गठजोड़ बनाने की कोशिश कर रहा है, कोई अपने पुराने आधार को और मजबूत करने में लगा है, कोई अलग राजनीतिक पहचान करना चाहता है, तो कोई नए राज्य में अपनी जमीन तलाश रहा है। यानी उत्तर प्रदेश की राजनीति इस समय सिर्फ बयानों से नहीं, रणनीतियों से चल रही है। और शायद यही आज की सबसे बड़ी कहानी भी है, क्योंकि राजनीति में बदलाव हमेशा किसी एक बड़े भाषण से नहीं आता, वो छोटे छोटे संकेतों से शुरू होता है। आज ऐसे कई संकेत एक साथ दिखाई दिए। अब आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा कि ये संकेत सिर्फ सुर्खियां बनकर रह जाते हैं या उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा भी बदलते हैं।